ये आवश्यक है कि आपके समक्ष उनकी छोटी छोटी भी जो उपलब्धियां हैं, मुझे लगता है कि छोटी उपलब्धियां तो सरकार की है नहीं कोई, लेकिन बिंदुवार जो उपलब्धियां हैं वो आपके समक्ष आना चाहिए। आप चाहें तो उसको नोट भी कर सकते हैं, पेन और कॉपी भी आपको दिया गया है, तो मुझे लगता है कि ये अच्छा रहेगा और आपके माध्यम से निष्पक्ष रूप से जनता के सामने अगर ये विषय आएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। खैर हाईटेक का ज़माना है, आप रिकॉर्ड कर लेंगे और उसको समय समय पर जब भी आपको आवश्यकता लगेगी, लेकिन फिर भी जो पॉइंट जो मुख्य हैं उसको आप नोट करेंगे तो बेहतर होगा। अभी क्योंकि आप सब जानते हैं पिछले 10 वर्ष में सांसद रही, तो मैंने छतरपुर के सांसद जी को, जो हमारे अभी प्रदेश अध्यक्ष जी भी है, कई बार केन बेतवा नदी के लिए मैंने बोलते हुए देखा। अभी सबसे अच्छा विषय ये है, इसको शुरुआत करने से पहले मैं बोलना चाहूँगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 25 दिसंबर को छतरपुर केन बेतवा की राष्ट्रीय परियोजना का शिलान्यास करने के लिए आ रहे हैं, जो बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना है। और मैं अब डॉक्टर मोहन यादव जी के विशेष उपलब्धियों के बारे में आपसे बात करना चाहती हूँ। डॉक्टर मोहन यादव जी ने, जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनका पूरा फोकस गरीब किसान, गरीब महिला और युवाओं के लिए। अब पूरे प्रदेश में जब आप योजनाओं को देखेंगे और उनके कार्यशैली को देखेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि उनका पूरा फोकस इसके लिए है। मैं शुरुआत करती हूँ कि इंदौर के, अगर मैं गरीब कल्याण के लिए बात करूं तो गरीब कल्याण में बहुत सारे बिंदु हैं। इंदौर में हुकुमचंद के मिल के 4,800 श्रमिक परिवारों की लंबित राशि 224 करोड़ रुपए का भुगतान करने का काम हमारी सरकार ने किया। संबल योजना जो है 2.0 के अंतर्गत 1,73,00,000 अधिक से अधिक श्रमिकों का पंजीयन करा के 10,000 से अधिक श्रमिक परिवारों को 895 करोड़ रुपए से अधिक की अनुग्रह राशि अभी कुछ समय पहले, एक हफ्ते पहले हमने उसका यहाँ से सीधी जिले से वो भी किया था, माननीय मुख्यमंत्री जी के मुख्य आतिथ्य में, और आप सब भी थे वहाँ पर। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के प्रतिमाह 55 लाख हितग्राहियों को 3,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का अंतरण किया गया माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से। और अगर हम प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें तो हमारे प्रदेश में 36 लाख से अधिक परिवारों और प्रधानमंत्री आवास योजना, जो शहरी में 8 लाख से अधिक परिवारों का सपना जो घर का है वो साकार हुआ है। हमें स्वामित्व योजना की अगर मैं बात करूं तो 24 लाख लोगों को भू अधिकार पत्र वितरित कर मध्य प्रदेश को प्रथम स्थान मिला है। ये थोड़ा सा आपको विशेष रूप से ध्यान में रखने की आवश्यकता है। वोकल फॉर लोकल के तहत धनतेरस के देव उठनी 11 तक शिल्पकार और छोटे व्यवसायियों को कर से मुक्त कर दिया गया, जो उनमें टैक्स लगता था उससे फ्री कर दिया हमारी सरकार ने। पीएम स्वनिधि योजना में 11 लाख से अधिक हितग्राहियों को 10 से 50,000 रुपए तक के ऋण की सहायता उपलब्ध कराई गई है, जो अति आवश्यक है। आपके पास भी बहुत छोटे छोटे आसपास पड़ोस में ऐसे छोटे छोटे व्यापारी होते होंगे कि जिनको लगता है कि इस तरह की सहायता मिले तो वो अपने कामों को बढ़ा सके, चाहे वो फुटकर ही काम क्यों ना हो। किसान कल्याण की बात करूं तो प्रत्येक ग्राम पंचायत में पीएम किसान समृद्धि केंद्र की स्थापना होगी। रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना में किसानों को 1,000 रुपये प्रति क्विंटल की दर से अधिकतम 3,900 रुपये प्रति हेक्टेयर की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। ये भी एक विशेष बात है। किसानों के समर्थन मूल्य पर उपार्जित गेहूं पर प्रति क्विंटल 125 रुपये बोनस का भुगतान किया गया है। सोयाबीन का समर्थन मूल्य 4,892 रुपये प्रति क्विंटल की दर से उपार्जन करने का निर्णय लिया गया हमारी सरकार में। मुख्यमंत्री किसान कल्याण सम्मान निधि की अगर बात करूं तो 6,000 रुपये प्रति वर्ष का भुगतान सीधे किसानों के खाते में जा रहा है, जो आदरणीय डॉक्टर यादव के माध्यम से वो लगातार क्रियान्वित हो रहा है। फसल की बोनी के सही आकलन के लिए डिजिटल क्रॉप योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। डिजिटल क्रॉप योजना भी हमारी सरकार ने चलाया है। राजस्व महाअभियान के 2 चरणों में 80 लाख से अधिक लंबित प्रकरणों का निपटारा किया गया है। ये बहुत आवश्यक है। राजस्व के प्रकरण आप सभी जानते हैं कि कितना कठिन विषय है ये, और जब भी मैं जनता दरबार में बैठती हूँ तो रोजाना कम से कम 30 से 40 प्रकरण आते हैं, और अच्छी बात यह है कि लगातार उनकी समय सीमा के अंतर्गत उनका निपटारा भी हो गया, और जो हमारे प्रदेश का भी आंकड़ा इस बात को साबित करता है। युवाओं की बात करूं तो युवाओं में प्रदेश के विश्वविद्यालयों के कुलपति अब कुलगुरु कहलाएंगे। उनका नाम जो है अभी कुलगुरु के नाम से संबोधित किया जाएगा।
इसको पिछली बार ही जब मैं विधानसभा में गई थी तब इस प्रस्ताव को रखा गया था। राज्य स्तरीय रोजगार दिवस के अवसर पर रिकॉर्ड 7 लाख युवाओं को 5,000 करोड़ रुपए का स्वरोजगार ऋण वितरण होगा। ये बड़ा विषय है। युवाओं को ऋण मिलेगा तो निश्चित रूप से वो रोजगार के लिए आगे बढ़ेंगे। सभी शासकीय विभागों में लगभग 1 लाख पदों पर भर्तियां की जा रही हैं। इस पर थोड़ा सा आप अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। आगामी 5 वर्ष में 2.5 लाख सरकारी नौकरियां उपलब्ध कराने का हमारी सरकार ने लक्ष्य लिया है। गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा के उद्देश्य से 55 जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का प्रारंभ हो चुका है। आपने देखा था, आप सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारे जिले में इसका प्रारंभ हो गया है। विश्वविद्यालयों में छात्र छात्राओं की अंक सूची एवं उपाधियों को डिजी लॉकर में अपलोड करने की व्यवस्था लागू की गई। अब मैं तो आप सबसे भी कहूँगी कि डिजी लॉकर जैसा जो व्यवस्था है वो बहुत ही सेफ व्यवस्था है और इसकी जानकारी सभी को होनी चाहिए। महिला सशक्तिकरण में मैं आती हूँ। महिला सशक्तिकरण की बात अगर करूँ तो शासकीय सेवाओं में महिलाओं को अब 35% का आरक्षण मिलेगा, जो हमारी सरकार ने तय किया है। लाडली बहना योजना में 1.29 करोड़ रुपए बहनों के को जनवरी 2024 से अब तक 19,212 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का अंतरण किया जा चुका है, जो लाडली बहना का आंकड़ा है। रक्षाबंधन पर बहनों को 250 रुपए अतिरिक्त राशि की नेक के रूप में हमारी सरकार ने दिया था। अब आप समझ सकते हैं कि संवेदनशीलता यहाँ पर साफ साफ स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। प्रदेश की लगभग 26 लाख लाडली बहनों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर की रिफिलिंग के लिए वर्ष 2024 में 715 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का अंतरण किया गया, जिससे वो अपने गैस सिलेंडर की रिफिलिंग करा सके। 1 लाख से अधिक दीदियां लखपति बन चुकी हैं, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष अभियान था कि लखपति दीदी होना चाहिए। वो उनके अभियान से हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सहयोगात्मक रूप से इस अभियान को सफल किया है। महिला उद्यमियों की बात करें तो प्रोत्साहन के लिए 850 एमएसएमई इकाइयों को 275 करोड़ रुपए का अंतरण किया है और सैनिटेशन एवं हाइजीन योजना में 19 लाख से अधिक बालिकाओं को 57 करोड़ 18 लाख रुपए की राशि अंतरित की गई है। ये भी बड़ा विषय है। आहार अनुदान योजना में विशेष पिछड़ी जनजाति बहनें, जो अभी आपने देखा कि 2 योजनाएं महत्वपूर्ण योजनाएं हमारे देश के प्रधानमंत्री ने शुरू की थी। तो एक तो खासकर बैगा जाति के लिए था जनमन योजना, और दूसरा अभी जिनमें मैं शिविर में जा रही हूँ तो आवाधरती नाम की जो योजना है, जिसमें संपूर्ण संसाधन जो जनजातियों के लिए होना चाहिए, उनके उत्थान के लिए होना चाहिए, उन पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करके उनको योजना बनाकर और उसे करवाने का आदेश दिया जा रहा है। तो उसमें जनजाति बहनों के खाते में जनवरी 2024 से लेकर अब तक 325 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की गई है। अब मैं बहुत प्रमुख विषय में आती हूँ। उद्योग एवं रोजगार से संवरेगा मध्य प्रदेश का भविष्य कैसा होगा, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। वर्ष 2025 की अगर औद्योगिक वर्ष के रूप में घोषित कर दिया गया है। आप जानते हैं कि हमारा 2025 का जो वर्ष है ये पूरे मध्य प्रदेश के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि पूरा औद्योगिक वर्ष रहेगा, क्योंकि इसमें कई सारी कंपनियों को बुलाना और ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार। अभी मैं भी अपने सीधी जिले के लिए उद्योग के लिए मैंने कहा कि लघु उद्योग ही दे दीजिए, मुझे बड़े उद्योग की ज़रूरत नहीं है। लघु उद्योग जितने ही मिलेंगे हमारे सीधी जिले में रोजगारों का सृजन उतना ही होगा। मैं खैर विधानसभा की बात कर रही हूँ, पर इससे बहुत सारे विधानसभा प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि ये केंद्र बिंदु का विधानसभा है इस जिले का। अब तक संपन्न हुई 6 रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, सागर, रीवा में मैं भी उपस्थित थी वहाँ पर, और नर्मदापुरम में 2.7 लाख करोड़ रुपए, मुंबई, बेंगलुरु, कोयम्बटूर, कोलकाता में किए गए रोड शो कार्यक्रमों में 1 लाख करोड़ से अधिक के निवेश, भोपाल में आयोजित खनन कॉन्क्लेव में रुपए 20,000 करोड़ के निवेश, और मुख्यमंत्री जी की यूके और जर्मनी की यात्रा में 78,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। ये इतने प्रपोजल्स हमारे प्रदेश में आ चुके हैं। तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमारी कंपनियां, हमारे लोग तैयार हैं। ये बड़ा विषय है और बड़े ही खुशी का विषय है।
इन संयुक्त प्रयासों से कुल 4 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जो पूरा अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो इनसे 3 लाख से अधिक रोजगार सृजन होंगे। ये अब मैं एक बार फिर से इसको दोहराना चाहती हूँ कि जो पूरा प्रपोजल हमारे पास आया है, जो इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल आया है, वो 4 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का प्रपोजल है और मुझे लगता है कि 3 लाख से अधिक रोजगार इसमें हम प्राप्त कर सकते हैं। प्रदेश के हर जिले में निवेश प्रोत्साहन केंद्र प्रारंभ किए जाएंगे, क्योंकि देखिए प्रोत्साहित करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी मैं आपको बता रही हूँ, आप भी एक विशेष माध्यम बनेंगे हमारे लोगों को प्रोत्साहन देने में। तो मुझे लगता है कि इस विषय को निष्पक्ष रूप से आपके माध्यम से जनता तक जरूर पहुंचाया जाएगा, जिससे हमारे युवा जो हैं इस विषय को जानकर उस सेंटर में या अपने आप को थोड़ा सा और प्रोत्साहित करके इन्वेस्टमेंट में आकर काम में थोड़ा सा संलग्न होकर प्रदेश को और यशस्वी बनाएंगे। अब मैं बात कर रही हूँ समृद्ध हो रही संस्कृति। इस पॉइंट को आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने लिया है, इस पर मैं आपको बात करना चाहती हूँ। श्री कृष्ण लीलाओं से जुड़े सभी तीर्थ स्थलों, सांदीपन आश्रम, नारायणा गांव उज्जैन, जाना पाओ इंदौर एवं अमझेरा धार को जोड़कर श्री कृष्ण पाथेय का निर्माण होगा। श्री कृष्ण पाथेय न्यास के गठन को स्वीकृति दे दी गई है। विक्रमोत्सव के अवसर पर विश्व की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी, बहुत बड़ी घड़ी है, इसको प्रपोज किया गया था, आपने देखा होगा टीवी पे। घड़ी का शुभारंभ कर भारतीय काल गणना परंपरा का साक्षात्कार पूरी दुनिया से कराया गया है। अब हम अपने मतलब धार्मिक और सांस्कृतिक और अपने जमीन से जुड़ी हुई विषयों पर हम बात कर रहे हैं, जो हमारे प्रदेश के मुखिया ने किया है। 1450 किलोमीटर लंबे श्री राम वन गमन पथ निर्माण का निर्णय लिया गया है। प्रत्येक नगरीय निकाय में गीता भवन के निर्माण का निर्णय लिया गया है। गीता जयंती पर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया गया है, बहुत अच्छा। अभी सीधी में भी था, आप सबकी हो सकता है उपस्थिति उसमें हुई हो, जिला प्रशासन के तरफ से था। प्रदेश में सभी त्यौहार समाज के साथ मिलकर मनाए गए हैं। शासकीय कैलेंडर में विक्रम संवत अंकित करना प्रारंभ हो गया है। अब हम सुशासन के लिए कितनी प्रतिबद्ध है हमारी सरकार और एक साल में कितना काम हुआ है प्रतिबद्धता के साथ, मैं इस पर बात करना चाहूँगी। साइबर तहसील में नामांतरण, देखिए बहुत प्रमुख विषय है, बहुत छोटा सा लग रहा होगा, लेकिन हमारे सरकार की देखिए संवेदना देखिए कि साइबर तहसील में नामांतरण और बंटवारा जैसे राजस्व प्रकरणों को ऑनलाइन निराकरण प्रारंभ कर दिया गया है। एक चीज़ इसमें मैं जोड़ना चाहूँगी, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जन समस्या निवारण शिविर का प्रारंभ हुआ है और इसमें आपने देखा होगा कि जितने भी आवेदन मिल रहे हैं और इसमें 5-6 बिंदु ऐसे ही जिनका त्वरित वहाँ पर निराकरण हो रहा है, त्वरित कार्रवाई हो रही है। लेकिन इसका सबसे विशेष विषय ये है कि इनकी समस्याओं को ऑनलाइन दर्ज कराकर इसका निपटारा करने का प्रयास किया जा रहा है और इसमें खुद ब खुद माननीय मुख्यमंत्री जी का इसमें एक संज्ञान होगा। और 26 जनवरी के दिन हर एक ग्राम पंचायत में जितने भी समस्याएं की सूची बनी है इस शिविर के तहत उसको बोला जाएगा, उसको सूचीबद्ध जनता के सामने कहा जाएगा और कितने निराकृत हुए हैं, कितने पेंडिंग रह गए हैं, उस पर सरकार आगे काम करना प्रारंभ करेगी। संपत्ति के ई पंजीयन एवं ई स्टैंपिंग के माध्यम से रजिस्ट्री हेतु संपदा 2.0 स्टार्ट कर दिया गया है। ये भी बहुत सामान्य विषय है, लेकिन कभी कभी ये भी क्रिटिकल कर देता है आम जनों की चीज़ों को। थानों की सीमाओं के पुनर्निर्धारण का कार्य किया गया है। जिला संभाग तहसील आदि की सीमाओं के पुनर्निर्धारण एवं नियुक्तिकरण के लिए एक पृथक प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग गठित किया गया है। भोपाल में BRTS कॉरिडोर को हटाने का निर्णय किया गया है। अनियंत्रित एवं अनियमित लाउडस्पीकर को खुले में और मांस को विक्रय करने पर प्रतिबंधित किया गया। आपने देखा होगा, हमारी सरकार ने पहले से ही आते माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय किया था, जिस पर आप सबने भी बात किया था पहले हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सबके लिए सुलभ और आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा रही हैं। चिकित्सा क्षमा चाहूँगी, अब हम पॉइंट में बात करेंगे हमारी स्वास्थ्य सुविधाओं को कि हमारी सरकार ने कितनी व्यवस्थाएं की हैं स्वास्थ्य सुविधाओं में। चिकित्सा शिक्षा और लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का विलय सुशासन और कार्य दक्षता का उदाहरण बना।
आमजन को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने 30 मेडिकल कॉलेज का संचालन पीपीपी मोड पर 12 शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय जल्द प्रारंभ होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सीधी का भी जो महाविद्यालय है मेरे संसदीय कार्यकाल में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने इस विषय पर हमको ये उपहार दिया था कि हमारे ज़िले में स्वास्थ्य सुविधा को देखते हुए मेडिकल कॉलेज एक हमने प्राप्त किया था। अब उनको पीपीपी करके और बेहतर संचालन की स्थिति से ऐसा प्रयास किया जा रहा है और इसमें 12 शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय हैं। उज्जैन को किसी मध्य प्रदेश की पहली मेडिसिटी एवं शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय की सौगात मिली है। पीएमश्री एयर एम्बुलेंस सेवा, ये इस पर भी आप सबने चर्चा की थी और ये आपके केंद्र बिंदु में रहा था ये विषय। पीएमश्री एयर एम्बुलेंस सेवा के जरिए प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों से गंभीर रूप से बीमार दुर्घटनाग्रस्त लोगों को एयरलिफ्ट उपलब्ध कराने के लिए सरकार संवेदनशील पहल कर चुकी है। आयुष्मान भारत योजना में ये बहुत आवश्यक विषय है। अभी मैं आ रही थी आप लोग से मिलने के लिए तो एक महिला आई, कीमो के कारण सर के पूरे बाल झड़ चुके थे। तो लेकिन सबसे अच्छी बात ये थी कि जितने भी आवेदन मैंने माननीय प्रधानमंत्री दिए हों या इस एक वर्ष में आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी को माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया, उन आवेदनों पर त्वरित निराकरण करके, त्वरित विचार करके, वो पात्रता नहीं भी कभी कभी रखता हो तो भी उसको संवेदनाशील दृष्टि से उनको स्वेच्छानुदान के अंतर्गत उनको मदद की गई है। ये बड़ा विषय है। आयुष्मान भारत योजना में अब तक 4 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड वितरित कर मध्य प्रदेश देश में सबसे आगे। 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को भी आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलना शुरू किया। अब हम ऐसी चीज़ों में अगर आगे हों तो ये हमारे लिए इससे बड़ी गर्व का विषय क्या हो सकता है, क्योंकि ऐसे विषय में हमारा आगे होना, मध्य प्रदेश का आगे होना आयुष्मान कार्ड जैसे विषय में निश्चित रूप से ये तय करता है कि हमारी सरकार, उसकी कार्य योजना, हम सबकी कार्यशैली और हमारे प्रशासनिक व्यवस्थाओं की भी कार्यशैली, ये सारी चीज़ें संवेदना की परिचायक हैं। स्वास्थ्य संस्थानों में 46,491 नए पदों के सृजन की स्वीकृति है, जिसमें नियमित, संविदा और आउटसोर्स होंगे। अभी आपने देखा कि हमारे ज़िले में काफ़ी आउटसोर्स कंपनियां आ रही हैं और वो विभागों के तहत काम उन्होंने स्टार्ट कर दिया है और जिसमें कई हमारे युवाओं का जुड़ाव उससे बन चुका है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन का मैं विषय रखना चाहूँगी। साल 2024 को गौवंश रक्षा वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। साल 2024 जो था, जो हमारा गौवंश रक्षा के रूप में हमने पूरा वर्ष मनाया, हमारी सरकार ने दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के बीच में MOU हो चुका था। 10 से ज़्यादा गाय पालने पर सरकार द्वारा अनुदान देने का निर्णय किया गया था। विशेष मेरा निवेदन आपसे ये है कि ये अनुदान वाला जो विषय है कि जो 10 से ज़्यादा गाय को पालेगा, इसको आप लोग अपने माध्यम से, चाहे वो डिजिटल मीडिया हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, अपने माध्यम से जनता तक लाने का प्रयास करें, क्योंकि ये गाय की समस्या आज के समय में सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। हम सभी गाँव से बिलोंग करते हैं, गांव से संबंध रखते हैं, हमारा सबका परिवार कोई न कोई गांव में है, सबकी खेती बाड़ी है ना। तो इसलिए मुझे लगता है इस पर थोड़ी सी और जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है और ये आपके ही माध्यम से संभव है। गौशालाओं में गौवंश के लिए बेहतर आहार हेतु प्रति गौवंश मिलने वाली 20 रुपये की राशि बढ़ाकर 40 रुपये करने का निर्णय किया गया है। जो राशि 20 रुपये थी प्रति गाय की, वो उसको बढ़ाकर 40 रुपये कर दिया गया है। प्रत्येक 50 किलोमीटर पर घायल गायों के इलाज के लिए हाइड्रोलिक कैटल लिफ्टिंग वाहन का प्रबंध किया गया है। मैं फिर से पढ़ूं, प्रत्येक 50 किलोमीटर पर घायल गायों के इलाज के लिए हाइड्रोलिक कैटल लिफ्टिंग का प्रबंध किया गया है। आपको नींद आ रही है? स्तुति भी। टाइगर रिजर्व की संख्या में बढ़ोतरी के विषय में मैं कहना चाहूँगी। मध्य प्रदेश टाइगर और चीता स्टेट के बाद बना लेपर्ड स्टेट। भारत सरकार की रिपोर्ट अनुसार प्रदेश में 3000, ये खुशी का विषय है, 3907 तेंदुए हैं हमारे मध्य प्रदेश में, जो कि देश में सबसे अधिक है। इसमें भी हम अव्वल है। तेंदुए भी हमारे प्रदेश में बहुत ज़्यादा है। भोपाल का रातापानी बना प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान को मिलाकर
हमारा जो प्रदेश है देश का सबसे बड़ा चीता कॉरिडोर बनेगा। ये पूरा चीता कॉरिडोर हमारा मध्य प्रदेश में इसमें जुड़ा है, जो कॉरिडोर बना है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। और माधव नेशनल पार्क में भी शीघ्र टाइगर रिजर्व घोषित होगा। और कानून व्यवस्था की यदि मैं बात करूं, संवेदनशील पॉइंट है ये। वारंट और समन की तामील के लिए ई तकनीक का उपयोग किया जाएगा। जो वारंट और समन है उसमें ई टेक्निक का मध्य प्रदेश ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य कहलाएगा। ये हमारे लिए खुशी की बात है। साइबर डेस्क स्थापित करने का निर्णय हमारी सरकार के माध्यम से लिया गया है। विशेष पिछड़ी जनजाति के युवाओं को उधर शांत कराओ। विशेष पिछड़ी जनजाति के युवाओं को सेना, अर्धसैनिक बलों और पुलिस सेवाओं में भर्ती के लिए प्रशिक्षण हेतु जनजातीय बटालियन गठित करने का निर्णय लिया गया है। ये विशेष पिछड़ी जनजाति के युवाओं के लिए है। पुलिस में स्पोर्ट्स कोटा निर्धारित प्रतिवर्ष 10 सब इंस्पेक्टर एवं 50 कांस्टेबल की नियुक्ति होगी। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ उसको। पुलिस में स्पोर्ट्स कोटा निर्धारित प्रतिवर्ष सब इंस्पेक्टर एवं 50 कांस्टेबल की नियुक्ति होगी, जो स्पेशली स्पोर्ट्स से जो बिलोंग करेंगे। अब मैं सिंचाई के लिए जो लिखित बिंदु है उनको पढ़ना चाहूँगी। 1320 करोड़ रुपए की लागत वाली चितरंगी दाब युक्त सूक्ष्म सिंचाई परियोजना की स्वीकृति की गई है। ये अभी मुझे लगता है आज माननीय आज वो कर देंगे। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है, जो मैं कल की बैठक में जो मैं समझ के आई हूँ, हमारे सीधी जिले के 140 गांव जुड़ रहे हैं। ये हम सब के लिए बहुत बधाई का विषय है और धन्यवाद मुख्यमंत्री जी को। सिंगरौली जिले में परियोजना से 32,125 हेक्टेयर में सिंचाई क्षेत्र विकसित होगा और 4,097 करोड़ 58 लाख रुपए की लागत से जावत नीमच दाबयुक्त सूक्ष्म सिंचाई परियोजना को स्वीकृति मिल गई है। आध्यात्मिक नगरी के लिए अवंतिका सिंगस्त मेला क्षेत्र नगर विकास की जो योजना है उस पर मैं थोड़े से बिंदु रखना चाहती हूँ। सिंगस्त 2028 की तैयारी प्रारंभ हो गई है। टास्क फोर्स का गठन हो चुका है। संकल्प 2023 उज्जैन को ग्लोबल स्पिरिचुअल सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। सिंगस्त 2028 में संपूर्ण मेला क्षेत्र का उज्जैन विकास प्राधिकरण के माध्यम से नगर विकास योजना, लैंड पूलिंग योजना अंतर्गत सिंचाई स्थायी अधोसंरचना का निर्माण किया जाएगा। सिंगस्त मेले के दौरान आने वाले अखाड़ों, आश्रमों, श्रद्धालुओं की स्थायी संरचना के माध्यम से आवश्यकताओं की पूर्ति की जाएगी। सिंगस्त के लिए इस बार सरकार ने और भी ज़्यादा थोड़ी सी चिंता की है, जिससे जो व्यवस्थाएं थोड़ी बहुत कम रह जाती थी उनको ठीक ठाक कर सकें। साधु संतों के लिए हरिद्वार की तरह उज्जैन में स्थायी धार्मिक नगरी एवं आश्रम बनाए जाएंगे। माँ क्षिप्रा शुद्धिकरण का संकल्प पूरा करने के लिए 599 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले कान क्लोज डक्ट परियोजना का काम शुरू हो गया है। सिंगस्त में श्रद्धालु क्षिप्रा के जल से ही स्नान करेंगे। उज्जैन में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बड़े पैमाने पर क्षिप्रा नदी के दोनों ओर घाट का निर्माण किया गया है। शहर के चारों ओर सड़क परियोजनाओं में काम शुरू कर दिया गया है। पर्यटन के नए आयाम के बारे में बात करना चाहती हूँ। पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा का शुभारंभ हो चुका है। इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल, रीवा और सिंगरौली, उज्जैन एवं खजुराहो के मध्य संचालन शुरू हो गया। आपने देखा होगा ये रीवा की फ्लाइट शुरू हो गई है और सिंगरौली की भी शुरू हो गई है। ये हम सबके लिए खुशी की बात है और मैं प्रयास में रहूँगी कि सीधी से भी कोई छोटी फ्लाइट स्टार्ट हो, और निश्चित रूप से पहले तो छोटी ही स्टार्ट होगी, फिर उसके बाद बड़ी स्टार्ट होगी। लेकिन आपने ये भी ध्यान में दिया होगा, सिंगरौली का जो प्रयास था तो बहुत बड़ा प्रयास था और सरकार ने बहुत मदद की थी मेरे प्रयास में उसमें, और आज के उसमें हम सफल हुए हैं उसमें। अशोकनगर के चंदेरी के प्राणपुर गांव में 7 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से देश के पहले क्राफ्ट हैंडलूम टूरिज्म विलेज का शुभारंभ हुआ है। साथ ही प्रदेश में होम स्टे को बढ़ावा दिया जा रहा है। आपने देखा होगा मझौली में और परसली में होम स्टे बहुत अच्छी तरह से फल फूल रहे हैं। बहुत होम स्टे, बाहर के जो टूरिस्ट लोग हैं वो ग्रामीणों के घरों में आकर स्टे करते हैं और गांव का खाना खाते हैं और उन्हें उसके बदले में जो राशि तय की गई है वो राशि उन्हें उपलब्ध की जाती है। और ये बहुत बड़ा एक आरंभ है।
पर्यटन के क्षेत्र में प्रस्तुत किया महिला सशक्तिकरण का उदाहरण। पचमढ़ी के अमलतास होटल में रसोइये से लेकर स्वागतकर्ता एवं सभी जिम्मेदारियां महिला स्टाफ संभालेगा। ये बड़ा विषय है। अधोसंरचना अब महत्वपूर्ण विषय जो हमारे मध्य प्रदेश का जो केंद्र बिंदु है, जिसमें हमारा प्रदेश दिखता है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के इसमें क्या क्या एफर्ट हुए हैं ये थोड़ा मैं आपके सामने बताना चाहती हूँ। 18,036 करोड़ रुपए की लागत से इंदौर मनमाड़ रेलवे लाइन परियोजना को स्वीकृति मिल चुकी है। 309 किलोमीटर लंबी रेल लाइन पर 30 नए रेलवे स्टेशन बनेंगे। इससे प्रदेश की जनजाति बहुल आकांक्षी जिला बड़वानी, धार, खंडवा, खरगोन, इंदौर सहित निकटवर्ती जिले लाभान्वित होंगे। भारत सरकार द्वारा प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के निर्माण और सुदृढ़ीकरण के लिए 3,500 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत हुई है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 8,565 ग्राम और 19,378 किलोमीटर लंबी सड़कों को 12मासी सड़कों से जुड़ाने का प्रावधान किया गया है। 14,440 करोड़ रुपए की लागत से भोपाल एवं इंदौर में मेट्रो रेल निर्माणाधीन है। आप सब बोर तो नहीं हो रहे? नहीं। अच्छा। विंध्य क्षेत्र को मिली, जो हमारे विंध्य क्षेत्र की बात करूं इसी में है, तो थोड़ा सा शायद नींद खुल जाए। तो बड़ी सौगात मिली है और मध्य प्रदेश का छठा एयरपोर्ट रीवा एयरपोर्ट का शुभारंभ हो चुका है। ग्वालियर में देश में सबसे कम समय में बनकर तैयार हुए मध्य प्रदेश के सबसे बड़े राजमाता विजयराजे सिंधिया एयरपोर्ट का उद्घाटन हो चुका है। केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन में लगातार हमारा मध्य प्रदेश कैसे अग्रणी रहा, इन बिंदुओं को भी मैं लिख देती हूँ। पीएम स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, पीएम आवास योजना, कृषि अवसंरचना निधि, प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना, स्वामित्व योजना, नशा मुक्त योजना, भारत अभियान, आयुष्मान भारत योजना, मछुआ क्रेडिट कार्ड योजना, राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, राष्ट्रीय आजीविका मिशन, स्वच्छ भारत मिशन में मध्य प्रदेश लगातार अग्रणी है। किसी भी प्रदेश की सबसे बड़ी सफलता ये है किसी भी काम को करने के लिए कि केंद्र सरकार की सभी योजनाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर वो क्रियान्वित जब करेगा, तभी जमीन पर वो योजनाएं लाभान्वित हो पाएंगी जिनके लिए ये योजनाएं बनाई जाती हैं। अब मध्य प्रदेश के रोड मैप की अगर बात करें तो विकसित भारत के सपनों को पूरा करने विकसित मध्य प्रदेश के लिए हमने रोड मैप तैयार कर लिया है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने ये हमें बताया है और इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय आपको वो बताना चाहते हैं। अर्थव्यवस्था दोगुनी होगी, कृषकों को सौर ऊर्जा दिया जाएगा। कृषि, ये मैं सिर्फ पॉइंट पढ़ के मैं डिटेल नहीं बता रही हूँ, मैं समझ गई हूँ। कृषि फसलों के विविधीकरण की पहल के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना कदम बढ़ाया है और सिंचित क्षेत्र दुगना करने का लक्ष्य बनाया गया है। पीपीपी मोड पर मेडिकल कॉलेज तैयार किए जा रहे हैं। समितियों का विस्तार किया जा रहा है। एसएचजी को जन आंदोलन बनाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि जन आंदोलन होगा तो निश्चित रूप से इसमें व्यवस्थाएं अच्छी होंगी। यात्रियों के लिए परिवहन सुविधा दी जा रही है। युवाओं को नौकरी और स्वरोजगार दिया जा रहा है। मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र का गठन किया जा रहा है। क्षेत्रीय पुनर्गठन किया जा रहा है। क्षेत्रीय वित्तीय आर्थिक विकास केंद्र बनाया जा रहा है। नगरीय विकास की गति को तेज किया जा रहा है। इसमें आपने देखा है कि किस तरह से हमारी सरकार ने संवेदनशील रूप से अपने नगर के लिए राशि दी थी। प्रधानमंत्री आवास योजना और खाली मिलों की भूमि पर शहरी प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं। श्री राम वन पथ गमन और श्री कृष्ण पाथवे का निर्माण हो चुका है, जो मैंने आपका भी डिटेल में बताया है। निर्माणाधीन महालोक की को कंप्लीट कर लिया गया है। ये सब आप सब देख चुके हैं। पशुपालकों को अनुदान दिया जा चुका है। उज्जैन के विकास का विषय आप सबके समक्ष आ चुका है। जीवनदायिनी नर्मदा निर्मल एवं प्रवाहमान हो, ऐसी व्यवस्था की जा चुकी है। नदी जोड़ो परियोजना को और आगे बढ़ाया जा चुका है। गौशालाओं का संचालन किया जा रहा है। जल संवर्धन जन कल्याण अभियान प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। नक्सल मुक्त मध्य प्रदेश हो, देखिए इसके लिए तो मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता होगी। नक्सल मुक्त मध्य प्रदेश तो हो ही रहा है, लेकिन अपने जिले को भी हम नक्सल मुक्त करें। जो अपने हमारे बॉर्डर्स हैं उन पर विशेष रूप से यदि कोई भी जानकारी आपको मिलती है तो ऐसी जानकारी सीधे हमारे पुलिस विभाग को देने का प्रयास करेंगे। और सर्व वर्ग का विकास हो रहा है।
विद्युत, उसके लिए 4 मिशन हैं, इसमें प्रदेश में युवा, नारी, किसान और गरीब कल्याण को लिया गया है। विद्युत उत्पादन में बढ़ोतरी की जा रही है। आप देख रहे हैं, ये उदाहरण आपके समक्ष भी है कि कहीं भी पोल की कमी हो, तार की कमी हो, कहीं भी ट्रांसफार्मर की कमी है। लगातार हम सभी जनप्रतिनिधि को लगातार प्रयास करते हैं। दूसरा, हमारी सरकार का ये विशेष उद्देश्य है कि इस पर किसी भी तरह की अव्यवस्था न हो। खुशहाली लाने के लिए निरंतर आगे बढ़ते रहेगी मध्य प्रदेश, और प्रदेश सरकार का यह 1 वर्ष मध्य प्रदेश को विकसित, गौरवशाली, वैभवशाली, संपन्न और समृद्ध बनाने के अभियान में मील का पत्थर साबित होगी। आप सबने हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के विशेष कार्यों को जो पिछले 1 वर्ष में उन्होंने किया है, बहुत ध्यान से सुना है। और मेरा आपसे सिर्फ यही अनुरोध है कि जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जिन पर लगता है आपको कि जागरूकता होनी चाहिए और जन विवेक में वो विषय जाना चाहिए, तो मेरा आपसे सिर्फ यही आग्रह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यों को, उनकी योजनाओं को, जनहित की योजनाओं को सामान्य रूप से और बड़े आवश्यक रूप से और निष्पक्ष रूप से और लोगों तक रखने का प्रयास करें। और यही मेरा उद्देश्य था। आज आप सब यहाँ पर आए और आपने मुझे बहुत ध्यान से सुना और माननीय मुख्यमंत्री जी के 1 वर्ष के कार्यों को भी ध्यान से सुना। और पिछले 1 वर्षों में जो मेरे द्वारा जो कार्य किए गए हैं उसके आप साक्षी रहे हैं, उसको मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। और लगातार आप हर विषय में साक्षी रहे हैं, क्योंकि जनता तक पहुँचाने का काम आप ही ने किया है। इसलिए ये आवश्यक था कि हमारे प्रदेश सरकार के माध्यम से, डॉक्टर मोहन यादव जी के सरकार के माध्यम से, किस तरह से केंद्र सरकार आदरणीय के नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के कामों को मिलाकर किस तरह से प्रदेश के लोगों को लाभ दिलाया जा रहा है, विकास और उन्नति की ओर अग्रसित किया जा रहा है, इस बात को मैंने रखने का प्रयास किया है और बड़े ही निष्पक्ष भाव से प्रयास किया है। अब मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट भी किया होगा, सुना भी होगा, ध्यान से भी सुना होगा और किसी को भी नींद नहीं आई हो।